नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे इस बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। आगाज करेंगे इस बुलेटिन का टोक्यो ओलंपिक के साथ। टोक्यो ओलंपिक साल 2020 में भारत के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज भारत गोल्ड के लिए मैदान में उतरेगा। जी हां, रवि कुमार दहिया आज कुश्ती के फाइनल मुकाबले में खेलेंगे। वो इस ओलंपिक सीजन में पहला भारतीय एथलीट हैं जो गोल्ड के लिए खेलने जा रहे हैं। रवि दहिया का मुकाबला रूस के जावूर से होने वाला है जो पहले ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। ये मुकाबला दोपहर 2:45 बजे खेला जाएगा जिस पर देश भर के तमाम खेल प्रेमियों की निगाहें टिकी हुई है। वहीं इस वक्त कुश्ती में दीपक पुनिया फ्री स्टाइल के लिए कांस्य पदक मैच के लिए खेलेंगे तो अंशु मलिक भी आज कुश्ती में आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाएंगी और ब्रोंज के लिए दावेदारी कर सकती हैं। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा जहां भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए खेलेगी। वहीं विनेश फोगाट आज स्वीडन की खिलाड़ी सोफिया के साथ दंगल करेंगी। गोल्फ में भारतीय खिलाड़ी अदिति अशोक और दीक्षा डागर का मुकाबला जारी है। तो भारत को आज गोल्ड की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आज रवि कुमार दहिया गोल्ड पर पंच लगाएंगे और दांव खेलते हुए आज अपने नाम वो गोल्ड कर लेंगे। इसके साथ ही गोल्फ की बात हो या फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात हो तो आज ये भी मैदान में उतरेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज अपना ब्रोंज मेडल पक्का करने के लिए मैदान पर उतरेगी। कुश्ती की बात की जाए तो आज सबकी नजर टिकी हुई है रवि कुमार दहिया पर। कल शानदार खेल दिखाते हुए उन्होंने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की थी और आज दीपक पुनिया की अगर बात की जाए तो कांस्य के लिए आज वो मैदान में उतरेंगे। सबकी नजरें टिकी हुई है रवि कुमार दहिया पर। सबको एक ही उम्मीद, एक ही प्रार्थना, एक ही कामना कि अब सिल्वर से उनके मेडल का रंग गोल्ड में तब्दील हो जाए और भारत में दुआओं का दौर जारी है। आपको बता दें करीब 2:45 बजे इस मैच की शुरुआत होने वाली है। और हॉकी की बात की जाए तो हॉकी थोड़ी ही देर में भारतीय पुरुष हॉकी टीम मैदान में उतरने वाली है और थोड़ी ही देर बाद इस मैच का आगाज होने वाला है। आपको बता दें इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाया था लेकिन जो आखिरी क्वार्टर था उसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज अपने ब्रोंज मेडल को पक्का करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी और अपना दमखम दिखाएगी। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पास एक बार फिर से इतिहास रचने का मौका। पूरी देश और दुनिया की निगाहें आज उनके ऊपर टिकी हुई है। देखने वाली बात होगी कि क्या 41 साल बाद भारत को हॉकी में कोई मेडल मिल पाता है या नहीं। थोड़ी देर से आगाज होने वाला है इस मैच का। इसके साथ ही कुश्ती की बात हो या फिर गोल्फ की बात हो, आज अलग अलग खिलाड़ी मैदान पर होंगे और टोक्यो में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें इससे पहले जब सेमीफाइनल मैच हुआ था तो काफी शानदार तरीके से भारतीय हॉकी टीम ने अपना खेल दिखाया था, कड़ी टक्कर दी थी सामने वाली टीम को और लेकिन आखिरी वक्त हार का सामना करना पड़ा था भारतीय हॉकी टीम को। ऐसे में आज सबकी ये उम्मीद है कि आज कम से कम भारतीय टीम ब्रोंज मेडल भारत को जरूर दिलाएगी। और दीपक पुनिया की अगर बात की जाए तो कल सेमीफाइनल में वो हार गए थे और उसके बाद आज अब वो अपना ब्रोंज मेडल पक्का करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। और इसके साथ ही अंशु मलिक के पास आज आखिरी मौका है। आज अगर वो अपना आखिरी दांव चल देती हैं और जीत जाती हैं तो फिर अभी भी उनकी संभावना बरकरार रहेगी टोक्यो ओलंपिक में। वहीं गोल्फ की अगर बात की जाए तो अभी अदिति अशोक और दीपा गोल्फ के मैदान पर डटी हुई है, मुकाबला कर रही हैं। और रेसलिंग की अगर बात की जाए तो आज विनेश फोगाट का भी मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ा आज का जो मैच है वो है रवि दहिया का। सबकी नजरें कि आज भारत को गोल्ड मिल पाता है या नहीं। सबको यही उम्मीद कि सिल्वर के बाद अब उनके इस मेडल का रंग गोल्ड में तब्दील होगा और उनका नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो जाएगा। तो इंडिया मांगे गोल्ड, आज सबकी यही कामना और यही प्रार्थना।
चलिए और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में जल प्रहार की। जी हां, तो मध्य प्रदेश में लगातार मध्य प्रदेश में जल तांडव हो रहा है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, 90 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और कई गांव को प्रशासन ने खाली करा लिया है। कई गांव में 3 दिन बाद भी प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई है और ऐसे में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण बर्तन, बोतल और ट्यूब के सहारे नदी नाले को पार करने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि रेस्क्यू के लिए कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग किस हाल में हैं इसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। रेस्क्यू किए गए सैकड़ों लोग भूख से बेहाल है। प्रशासन के दावों की मुरैना में पोल खुल रही है। समाज सेवी संस्थाएं बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रही हैं, वो उनके लिए लगातार सुविधा प्रदान कर रही हैं। तो बाढ़ का कहर जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, मुरैना के करीब 90 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब इतने दिनों से ऐसे हालात बने हुए हैं तो अब तक प्रशासन की मदद क्यों नहीं पहुंची? बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से जो प्रशासन की बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो धरातल पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। कुछ ग्रामीणों को रेस्क्यू प्रशासन द्वारा निकाला जा रहा है, लेकिन उनको रहने और भोजन की व्यवस्थाएं नहीं कराई जा रही हैं। और अगर बातें की जाए तो जिस तरीके से भोजन की जो व्यवस्था है, कुछ लोगों को समाज सेवी संस्थाएं खुद निकाल भी रही हैं और उनकी भोजन, रहने की ये सारी व्यवस्थाएं भी वो करने में जुटी हुई हैं। और साफ तौर से देखा जाए, जिस तरीके से सबलगढ़ इलाके की बात की जाए तो वहाँ पे भी कई गांव घेर में आए हुए हैं और अटार जो एक पंचायत है वहाँ भी कुछ समाज सेवी युवक हैं, वो लगातार भोजन करा रहे हैं। और जब प्रशासन ने एक स्टीमर मुहिम कराया तो उसमें डीजल की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, तो वो भी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा डीजल भी उसमें डलाया जा रहा है और उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये सारी चीजें आ रही हैं कि जिस तरीके से जो प्रशासन लगातार दावे कर रहा है, जिला प्रशासन, वो कहीं ना कहीं ढीले और लगातार अगर पूरे इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से पूरी तरह से संवेदनशील है, उस तरीके से अगर जिला प्रशासन के जो मुखिया होते हैं, कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ, इनकी अहम भूमिका रहती है कि क्योंकि जिला पंचायत के अंडर में तमाम सारी जो ग्राम पंचायत है वो उन्हीं के अंडर में रहती है और कलेक्टर जिले का मुखिया होता है। इन लोगों को ये सारे अति संवेदनशील होना चाहिए और लगातार लोगों से मॉनिटरिंग कर और लोगों को जो राहत सामग्री है और जो तमाम सारी जो व्यवस्था है वो पूरी करानी चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन गाड़ियों से घूम रहा है और जो दावे हैं वो भी कर रहा है और बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन साफ तौर से जो निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं है। लोगों समझा सकता है कि बैठकों का दौर सिर्फ चल रहा है और ऐसे हालात तब है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरे हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। 3 दिन से रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है कि जब उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया तो अब उनका ख्याल कौन रखेगा, उन्हें दूसरी सुविधाएं आखिर कौन देगा। तो बाढ़ का कहर जारी है। आप देखिए, जहां तक आपकी निगाहें जा रही होगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। सड़क पर इस तरह से पानी भरा हुआ है मानो सड़क नदी और नाले में तब्दील हो गई हो। और बताया जा रहा है कि कई गांव में 3 दिन से प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है। खुद ही जुगाड़ लगा रहे हैं ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए। और ऐसे में ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि भूख से वो बेहाल है, लेकिन कोई भी उनकी सुविधा का ध्यान रखने के लिए अब तक वहां पर नहीं पहुंचा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए राहत कैंप नहीं बनाए जाने से किस तरह से रहने के लिए मजबूर है ग्रामीण। ये तस्वीर इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि लगातार भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी, कलेक्टर, एसपी सबसे वो बातचीत करते हैं रोजाना। मीटिंग के दौरान आपात बैठक बुलाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो ना ही वहां पर कोई सुविधा पहुंचाई जा रही है, ना ही वहां पर राहत कैंप लगाया गया है और ना ही उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ट्यूब के जरिए, खुद की बनाई हुई नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं।
बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के हालात पर बैठक ली है। ग्वालियर संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद भोपाल स्थित सीएम हाउस में देर रात उन्होंने अफसरों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रदेश के कई क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई है। पिछले 70 साल में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कभी कभी ऐसा मौका आता है जब जी जान से काम करने की जरूरत होती है। ये इस समय वही मौका है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठन से अपनी पूरी ताकत से बाढ़ प्रभावित के काम करने के लिए अपील की है। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों के अलावा बाढ़ प्रभावित बस्तियों में भोजन, साफ पानी उपलब्ध कराने के साथ टूटे मकानों की मरम्मत, बिजली की आपूर्ति बहाल करने के काम युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा संचार सुविधा बहाल करने और आवास, फसल और पशुओं की हानि का तुरंत सर्वे कर बाढ़ राहत राशि देने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, कल रात प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भी हालातों का जायजा लिया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे वो कलेक्ट्रेट, और बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बचाव कार्य की जो टीम लगी हुई है उससे भी उन्होंने बातचीत की। प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम से भी उन्होंने चर्चा की है। तो कल देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुंचे थे नियंत्रण कक्ष और वहां पर उन्होंने बातचीत की कलेक्टर से, जिला प्रशासन की टीम से। जिला पंचायत सीओ को और ये तीनों जो ब्लॉक हैं इनके सीओ जिला पंचायत सीओ को दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें दतिया की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मोर्चा संभाला। गृह मंत्री ने लोगों की मदद की और 9 लोगों को बताया जा रहा है कि करीब गृह मंत्री ने बचाया है। वो वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनको जानकारी मिली कि कुछ लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में खुद नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे और उन्होंने लोगों को बचाने के लिए जिम्मेदारी संभाली। दोनों ही तस्वीरें दतिया की आप देखिए किस तरह से एयरलिफ्ट किया गया नरोत्तम मिश्रा को, और उनके साथ जो दूसरे लोग फंसे हुए थे उन्हें भी बचाया गया। तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दूसरे लोगों को भी बचाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हवाई सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग फंसे हुए हैं तो इस दौरान उन्होंने तत्परता दिखाते हुए नंगे पैर ही अपनों के बीच पहुंचे और उनका दुख दर्द जाना और उनकी मदद की। तो बाढ़ के दौरान लोगों की मदद और हालात का जायजा लेने जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। शिवपुरी में एनडीआरएफ और आर्मी के साथ ही कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कई गांवों में जाकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की और यशोधरा ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों तक खाने का सामान भी पहुंचाया और इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित बाहर भी निकलवाया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डबरा के चंद्रपुर का जायजा लिया और इसके साथ जरूरतमंद से मुलाकात की। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी डबरा के बाढ़ प्रभावित गांव पहुंची और अपनी तरफ से महिलाओं को साड़ी और पुरुषों के लिए टी-शर्ट और खाने पीने का इंतजाम भी कराया। चलिए और अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। मॉर्निंग अपडेट हमें बताएंगे स्टार जैन, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इसके साथ ही भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी है नीलम। तो सबसे पहले रुक करते हैं नीलम आपकी तरफ, आज क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में नीलम, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बाढ़ से हालात बेकाबू हुए, ऐसे में सरकार की क्या रणनीति और इसके अलावा दूसरी बड़ी सियासी खबरें। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर चंबल संभाग के जिले हैं और छोटे छोटे गांव इस वक्त पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, जिसे लेकर राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से काम में जुट गई है। जहां एक और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। कल देर रात भी आपात बैठक हुई थी और जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू का काम जल्द से जल्द किया जाए, जहाँ जहाँ मदद पहुँचानी है पूरी मदद पहुँचाई जाए। इसके अलावा जो पुल
पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। जितना भी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है उसको जल्द से जल्द सुधारा जा सके और लोगों के खाने पीने की जो है व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ वहाँ पे स्वास्थ्य जो विभाग की टीमें हैं उनको भी भेजा जाए ताकि वहाँ पे किसी तरीके की आपात स्थिति ना बने स्वास्थ्य को लेकर के। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी करीब दिन में 3:30 बजे कैबिनेट की आपात बैठक लेने वाले हैं और मंत्रियों को भी ये जिम्मा दिया जाएगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कैसे किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए और रणनीति इस बारे में भी बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जितने भी आज के कार्यक्रम थे सभी निरस्त कर दिए गए हैं और पूरी तरीके से सभी का ध्यान इस वक्त जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगा हुआ है कि किस तरीके से वहां फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि अब भी काफी बड़ी संख्या में छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। 1000 से ज़्यादा गांव इस वक्त प्रभावित हुए हैं और लगातार वहां पर जो है बारिश हो रही है। मौसम विभाग का भी 24 घंटे का अलर्ट है कि उन क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ आई हुई है फिलहाल बारिश से कोई राहत अगले 24 घंटों में तो नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई है। NDRF SDRF की टीम सभी जो है वहाँ पर लगी हुई है रेस्क्यू के लिए और आज दिन भर इसी पर जो है निगरानी रखी जाएगी। होमगार्ड के DGP सभी विभाग के आला अधिकारी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी जो है इन पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग आज से जो है कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की क्लासेस शुरू करने जा रहा है। पिछले दिनों जुलाई में ही कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की क्लासेस शुरू कर दी गई थी और जिसके तहत अब जो है 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी आज से लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है नीलम, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। स्टार भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राहत भरी बात की कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज काफी संख्या में कल छत्तीसगढ़ को मिली है, जिसके बाद से आज से पुनः छत्तीसगढ़ में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चलेगा। छत्तीसगढ़ में करीब 220 सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य में जहां पर टीकाकरण किया जाएगा, जो रेगुलर किया जा रहा था। ये एक बड़ी राहत भरी खबर है। इसके अलावा बात कर लें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के जो नवगठित सदस्य हैं और पदाधिकारी उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे यहाँ। और लगातार हमने देखा नियुक्तियों के बाद अब पदभार ग्रहण किया जा रहा है, जिससे कामकाज में आसानी आएगी। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन की बात है। कांग्रेस विधायक द्वारा आदिवासियों पर टिप्पणी किए जाने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विधायक का घेराव किया जाएगा, जो उनके निवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही साथ बिजली दरों बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अपना रखी है और लगातार विरोध करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियामक आयोग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो ये कुछ मिलाकर जो कोविड से जुड़ी हुई खबरें हैं, साथ ही साथ जो धरना प्रदर्शन की खबरें हैं, जिस पे रेगुलर अपडेट जैसे आएंगे अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल स्टार, इन तमाम खबरों पर नजर आप बनाते रहिएगा। फॉलोअप भी हम आप दोनों से ही लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, आप दोनों का ही, और छत्तीसगढ़ की जानकारी देने के लिए स्टार आपका भी शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रही हैं। वो शुक्रवार को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बनाए गए बीजेपी हेल्थ वॉलंटियर की कार्यशाला में शामिल होंगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाले इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के भी विशेष रूप से शामिल होंगे। डी पुरंदेश्वरी आज रात रायपुर पहुंचेंगे और शुक्रवार की सुबह कार्यशाला में शामिल होंगे। ऐसी भी चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी जिला मोर्चा और प्रकोष्ठ की बची हुई नियुक्तियों का हिसाब भी लेंगे। बता दें कि अपने पिछले दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने 5 अगस्त तक सभी नियुक्तियों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था। अभी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी 3 जिलों और करीब 50 मंडलों की नियुक्तियां बची है। इसी तरह महिला मोर्चा में भी मंडल की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर जिला के कार्य समिति की पहली बैठक एकात्म परिसर में हुई, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मोर्चा के कार्यकर्ताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आजकल युवा शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं। शॉर्टकट से किसी के आसपास घूमकर और किसी को लुभाकर वो पद तो पा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। अगर राजनीति में सफल होना है तो चापलूसी की राजनीति से दूर रहना ही होगा। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव, शहर-शहर लड़ाई छेड़ने की अपील की। भाजपा युवा मोर्चा की पहली जिला कार्य समिति की बैठक में जिला उपाध्यक्ष विशाल पांडे ने प्रदेश में कोयला माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, नशे के माफिया, ऑनलाइन ठगी माफिया सहित माफिया राज जैसे मुद्दों को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरकर प्रदेश करने के लिए कहा।
छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के दफ्तर का बीजेपी आज घेराव करेगी। बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में दोपहर 1 बजे रायपुर के डंगनिया स्थित दफ्तर का बीजेपी नेता घेराव करेंगे। घेराव का नेतृत्व पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक नंदे साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी करेंगे। जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि जनता की जेब में पैसा डालने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस जनता की जेब में अब डाका डाल रही है। पहले की लगातार जनता की शिकायत थी कि बिजली बिल अधिक आ रहा है, अब तो सरकार घोषित रूप से बिजली की दर बढ़ा रही है। कोरोना काल की परेशानी से निकलने की कोशिश कर रही जनता के सर पर ये नया भार डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब 9वीं और 10वीं की सरकारी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खुल रहे हैं। 12वीं कक्षा की कोचिंग क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। इसे लेकर सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे। इसी के तहत 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाई जा रही है। 9वीं और 10वीं की कक्षाएं हफ्ते में एक दिन ही फिलहाल लगेंगी। सरकार के आदेश के तहत 10वीं के लिए बुधवार और 9वीं के लिए शनिवार का दिन तय किया गया है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।